साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बगल में जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें जेसीबी से खुदाई करने के बाद उसमें दफन हो रही है पिछड़े वर्ग और उसमें भी खास तौर से कुर्मी समाज की राजनीति। क्योंकि पिछड़े समाज के कुछ रायचंदों ने अपने समाज के तथाकथित बुद्धिजीवियों के कहने के आधार पर कुछ खास जातियों के प्रति अपने मन में नफरत के भाव भरे और उन खास जातियों को सबक सिखाने के लिए धर्म की और हिंदुत्व की चाशनी में लिपट करके संपूर्ण पिछड़े और गैर जाटो दलितों ने ठोक करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान किया। रात के अंधेरे में 10:30 बजे जेसीबी द्वारा की जा रही है खुदाई उत्तर प्रदेश में संपूर्ण पिछड़े और दलित वर्ग की राजनीतिक औकात बताने के लिए पर्याप्त है। प्रतापगढ़ का एक मामला आपके सामने मैं पहले भी ला चुका हूं, जिस मामले में ब्राह्मण और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के स्वाभिमान के बीच में जंग हुई थी। उस घटना में दिन भर चले राजनीतिक ड्रामे के बीच में शाम होते होते खबर ये आई है कि अभी तक पिछड़े यानी कि कुर्मी पक्ष की तरफ से एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई है। ये है तुम्हारी राजनीतिक हैसियत। अब जिस जेसीबी का वीडियो मैं आपको दिखा रहा था, रात के अंधेरे में राज बहादुर पटेल नाम के मृतक की डेड बॉडी इसमें दफनाई जाएगी। इसलिए क्योंकि राज बहादुर पटेल के परिजन इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक डीएम और एसपी को मौके पर नहीं बुलाओगे तब तक हम इस डेड बॉडी को दफनाने नहीं देंगे। प्रतापगढ़ में ही मुरैनी क्षेत्र में एक थाना पड़ता है संग्रामगढ़, उस थाने की घटना है। 22 मई को नाली के विवाद को लेकर के राज बहादुर पटेल के परिवार का पहले कुछ ठाकुरों से झगड़ा होता है। उन ठाकुरों का साथ देने यादव समाज के लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनका किसी अन्य मामले में इस परिवार से झगड़ा चल रहा था। बिना ये सोचे समझे हुए कि हम अपने भाइयों के खिलाफ ही ठाकुर समाज का साथ देने जा रहे हैं, उस लड़ाई और मारपीट में राज बहादुर पटेल के परिवार से 9 लोग घायल होते हैं। सोचिए, 23 मई शनिवार को मौत हो जाने के बाद 25 मई की रात 10:30 बजे इस डेड बॉडी को दफनाने की प्रक्रिया की जाती है। तब तक ये डेड बॉडी वहीं पड़ी रही, परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन नहीं पहुंचा, अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी नहीं पहुंचा। इस बीच में अपना दल एस के नेता आशीष पटेल का एक पत्र जरूर सामने आया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई नेता मौके पर नहीं पहुंचा। इसलिए उस शव को गुपचुप तरीके से परिजनों से छीन करके रात में 10:30 बजे दफना दिया गया। कौशाम्बी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर जरूर मौके पर पहुंचे, लेकिन वो भी इस परिवार को धमकाते हुए दिखे कि प्रशासन की बातें मांग क्यों नहीं लेते हो। इस परिवार के लोगों ने ही बताया कि उन्होंने सांसद प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता को लगातार फोन लगाए, लेकिन उन्होंने इस मामले पर हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया। पिछड़े समाज को भूलने की बहुत बीमारी है, इसलिए इस वीडियो में योगी सरकार के बनने से लेकर अब तक मैं उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र करूंगा जिनमें आरोपी सीधे सीधे सवर्ण समाज के लोग हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि इन सब बातों का गुनहगार और जिम्मेदार कौन है। इन सारी घटनाओं के असली गुनहगार और जिम्मेदार वो लोग हैं जो चंद नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा करके मान लेते हैं कि उनकी समाज सेवा पूर्ण हो गई। उससे भी आगे बढ़कर के वो लोग हैं जो अपने नेताओं के ट्वीट दिखा करके या पत्र दिखा करके उनके कार्यों को पूर्ण मान लेते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे आपकी डिमांड ही खत्म हो गई अपने नेताओं से कि आप इस मामले पर आंदोलन करिए, सड़क पर उतरिए, धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन इन सब मांगों की बजाय हम इतना मान लेते हैं कि उन्होंने पत्र लिख दिया, ट्वीट कर दिया, वो ही सब कुछ हो गया। जब मैं किसी भी घटना पर नेताओं का उत्तरदायित्व फिक्स करते हुए उन पर सवाल उठाता हूं तो तमाम सारी पार्टियों के पिछलग्गू एक एक पत्र लेकर के आते हैं उसी पोस्ट में और बताते हैं कि मेरे नेता ने पत्र लिख दिया था। उस पत्र के साथ उनको यह भी बताना चाहिए कि किस किस घटना में लिखे गए पत्रों पर क्या क्या कार्रवाइयां हुई। केवल पत्र लिखना नेताओं का काम नहीं होता है, यह दिखावा है, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके इस दिखावे की वजह से समाज लगातार गर्त और गर्त में जाता जा रहा है। अब एक दूसरी घटना आपको बता देता हूं। यह घटना है फैजाबाद यानी कि अयोध्या जिले की।
थाना महाराजगंज की है, ज्ञानापुर एक जगह पड़ती है, वहां की एक घटना है। 23 मई की घटी इस घटना में पीड़ित पक्ष पिछड़ा कुर्मी समाज है और आरोपी पक्ष सीएम के स्वजाति यानी कि ठाकुर जाति के लोग हैं। उनको बचाने की कोशिश इसलिए चल रही है क्योंकि अयोध्या के स्थानीय सांसद हैं लल्लू सिंह, जो सीएम के स्वजाति हैं। वहां पर लवकुश वर्मा और राहुल वर्मा अपने ननिहाल के लिए दवा लेकर के बाइक से जा रहे थे। उनके बगल से एक कार गुजरी, जिस कार में प्रधानपति डब्लू सिंह और उनके तमाम सारे स्वजाति यानी कि ठाकुर जाति के साथी बैठे हुए थे। उन लोगों को यह नागवार गुजरा कि उनके बगल से जो बाइक गुजरी थी उसने धूल उड़ा दी थी। ये सिर्फ बहाना था, क्योंकि इससे पहले इसी पक्ष के बीच में 1 मार्च को भी झगड़ा हो चुका था, किसी तरीके से सुलह समझौता हो गया था। तो डब्लू सिंह पक्ष लगातार ढूंढ रहा था कि हमें बहाना मिले और इस परिवार को ठोकने पीटने का मौका मिले। लवकुश और राहुल वर्मा को जब गालियां दी गईं, वो दौड़ करके अपने परिवार को बुलाने गए। वहां से आत्माराम वर्मा, रामशंकर वर्मा समेत तमाम सारा परिवार आ गया। उनके ऊपर लाठी, डंडे, बर्छी जो कुछ मिला उससे हमला किया गया। इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तमाम सारे दबावों के बीच में जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसमें ना सही से मेडिकल कराया गया, ना सही से एफआईआर लिखी गई, जबरदस्ती साइन करवा लिए गए और कम धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। किसी तरीके के दबाव में एफआईआर दर्ज तो हो गई, लेकिन यह भी तय है कि चूंकि स्थानीय सांसद लल्लू सिंह का इसमें दबाव है तो आगे इन आरोपियों पर, चूंकि सीएम के स्वजाति हैं, तो कार्रवाई नहीं होगी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के समाज की राजनीतिक औकात भी आपको बता देता हूं। आगरा क्षेत्र में एक जगह है पिनाहट, वहां 14 मई को कुशवाहा समाज की एक 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आती है। उसमें आरोपी सीएम का स्वजाति जितेंद्र सिंह था। दबाव पड़ा, जितेंद्र सिंह की अरेस्टिंग हो गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई। उस एफआईआर में 3 अन्य लोगों के नाम लिखवाए गए थे। जो 3 अन्य लोगों के नाम आ रहे थे वो भी सीएम के स्वजाति यानी कि ठाकुर समाज के लोग थे। तो वहां इस समय पूर्व विधायक हैं अरिदमन सिंह, जिनको राजा भदावर कहा जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इन्होंने मलाई काटी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में परिवहन मंत्री हुआ करते थे। बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी में शामिल हो गए। इनकी पत्नी रानी कहलाती हैं पच्छालिका सिंह, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। ये लोग सीओ पिनाहट हरिश्चंद्र टमटा को साथ लेकर के पिनाहट पहुंचे इस लड़की के परिवार वालों को समझाने, और समझाने क्या, उस आरोपी के पक्ष में बयान वापस लेने के लिए ये लोग धमकी देने गए थे। जब वहां पर कुछ लोग इस घटना का वीडियो बनाने लगे तो राजा रानी के पक्ष में पहुंचे लोगों ने उस परिवार के साथ मारपीट कर दी। बगल में जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें हल्का सा वीडियो है, लेकिन देखिए किस रंगबाजी के साथ ये लोग बैठे हुए हैं, मानो अभी भी सामंतशाही चल रही हो, और पुलिस अधिकारी इनके बगल में बैठे हुए हैं। पीड़ित लड़की को देख रहे हैं वीडियो में किस तरीके से जमीन में बैठने के लिए कहा जा रहा है। ये वीडियो कटा हुआ इसलिए है क्योंकि इसी के बाद विवाद होना शुरू हो गया था। अब राजनीतिक पिछलग्गुओं की औकात आपको बता देता हूं। वो पीड़ित लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कह रही है कि पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और वर्तमान विधायक पच्छालिका सिंह उसके परिवार को धमकाने आई थी और उनके साथ आए लोगों ने उसके परिवार के साथ मारपीट भी की है। लेकिन वहां के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं गिरिराज सिंह कुशवाहा, वो स्वयं विजय कुशवाहा, हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा खुल करके पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह के समर्थन में आ गए और उनके भदावर हाउस कहे जाने वाले आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, उनके समर्थन में बोलते हुए दिखे। वर्तमान में स्थिति यह है कि उस लड़की का अभी तक 164 में बयान नहीं करवाया जा सका है, और जिन 3 आरोपियों की बात चल रही है, कहे जा रहे हैं कि इन दोनों राजा रानी के करीबी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी अभी तक संभव नहीं हुई है। अब बुंदेलखंड के झांसी से एक शर्मसार कर देने वाली खबर। कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक कुशवाहा लड़की फूल कुंवर चतुर्वेदी गायत्री दीक्षा महाविद्यालय बरुआ सागर की छात्रा थी। एक दिन उसने अपने परिवार के लोगों को बताया कि मेरे स्कूल में जो शिक्षक हैं कैलाश नारायण तिवारी,
वो मेरे साथ गलत हरकतें करते हैं नीचे कमरे में ले जाकर के। जब उस लड़की के पिता जो बेहद गरीब परिवार से हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो उन्होंने अपने समाज के तमाम सारे लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। जब एफआईआर फिर भी नहीं लिखी गई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू जिलाध्यक्ष जमुना कुशवाहा से संपर्क किया। मैं एक ऑडियो आपको सुनवाता हूं। जमुना कुशवाहा पहले तो उसको धमकाने के अंदाज में बात कर रहे हैं, उसके बाद पीड़ित लड़की के पिता से कह रहे हैं कि तुमने मुझे फोन क्यों किया, अगर तुम्हारी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसको घर में बैठा लो। उसी भी ऑडियो में नसीहत देते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि क्यों अपनी लड़की की बदनामी करते हो, अगर इस तरह की घटना तुम सबको बताओगे तो तुम्हारी लड़की की बदनामी होगी। लड़की कक्षा 4 में पढ़ती थी। हाँ? हमारी लड़की 4 में पढ़ती थी, कक्षा 4 में पढ़ती थी। हाँ, तो सर उसके टीचर है जो मतलब वो कैलाश नारायण तिवारी है, विद्यालय जो चलाता है। हाँ? कैलाश नारायण, उसका जो टीचर है वो कैलाश नारायण तिवारी है। तो हमारी बच्ची के साथ में उसने उल्टा सीधा किया है जो, तो मतलब ये बताइए, हम समाज के नाते आपसे कह रहे हैं क्या उसने अच्छा किया है, मतलब जो हमारी लड़की के साथ में हुआ है? क्या उल्टा सीधा किया यार, क्या किया है? हाँ? और तुम लोग देखते रहे? अरे जैसे पढ़ने के लिए बच्ची जाएगी, छोटी सी 11 साल की उम्र की लड़की है, कोई बड़ी लड़की तो है नहीं, छोटी लड़की है, और उसके साथ में वो हरकतें करता है, वो अच्छी की उसने? हाँ। नहीं तो तुम्हें जानकारी थी ये बात की, जानकारी हुई तो मारो ना उस साले को। अब ये बताइए, जैसे हमने थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट लिखने के बाद में पुलिस ने उठाया उसको, और उसने उठाने के बाद में उसको 6 दिन बंद रखा, और इसके बाद में किसी जमानत तौर पे मतलब उसको छोड़ देते हैं, रात में निकाल देते हैं और दिन भर बैठा लेते हैं, और मतलब अभी तक कोई हमारे नेता का है नहीं है कोई। अब कौन है? राजेंद्र ही है, अमर सिंह है, बेई है जो, तो उनसे बात करो ना अमर सिंह से। तो उनसे हम क्या क्या हार यार, अमर सिंह से बात क्यों नहीं कर रहे? अमर सिंह से हमने करी है ना बात, हमसे कौन संतुष्ट जवाब ही नहीं देते। राजेंद्र से ही बात भाई हमारी, हमने इसे आपके पास पहुंचे जो फोन हमने किया आपसे, और क्या देवे हम? नहीं तो क्या दिन पहले ही घटना आएगा, जब 19 तारीख का रिपोर्ट लिखाई थी, 19 तारीख का बंद हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या तारीख को लिखाई थी रिपोर्ट? 19 तारीख में। और आज क्या तारीख है? आज 26 है। और 6 दिना में 7 दिना में क्या करो तुमने? क्या करो अब? जैसे कोनो चीज अपने संगे कोनो न्याय हो ही तो हम क्या कह दे? अपनी मौली को घर बिठा लो, काय पड़ा दे रहे होते बातचीत है, और मौली की बदनामी कर रहे यार। हाँ तो हमने यार में क्या करें फिर बताओ? हम मौली की बदनामी कर रहे हैं, मौली को बिठा लो घर। इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैंने पीड़ित लड़की के पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ पिछड़े वर्ग के पत्रकारों ने उनका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके बाद पुलिस को मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और कैलाश नारायण तिवारी को अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन समाजों की हकीकत समझ लीजिए कि अपने ही समाज की एक बच्ची के प्रति ये राजनीतिक कितने संवेदनशील हैं। अब मई में घटी अन्य घटनाओं के प्रति भी आपका ध्यान आकर्षित करा देना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग के वो लोग जो इस इंतजार में हैं कि पहले वो लोग हमारे समाज के लुटने पिटने पर बोलें, तब हम उनके समाज के लुटने पिटने पर आवाज उठाएंगे। उन पिछड़ों को बता देता हूं कि सबके नंबर बारी बारी से लग चुके हैं, सबको ठोका पीटा जा रहा है। इसलिए समय रहते अगर एकजुट नहीं हुए, इन राजनीतिज्ञों की शकल ताकते रहे, इनके पत्रों को सोशल मीडिया पर वायरल करके वाहवाही करते रहे, तो समय समय पर सब कोई ठोका पीटा जाएगा। 25 मई को चंदौली जिले से खबर आती है कि वहां विनय यादव, पवन यादव नाम के 2 भाइयों को गोली मार दी जाती है। 5 आरोपी होते हैं इस घटना के। 5 में से 4 सीएम के स्वजाति और 5वां अजय ओझा नाम का व्यक्ति। 20 मई को संभल जिले के चंदौसी विधानसभा से खबर आती है कि इसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे वर्तमान में ग्राम प्रधान छोटेलाल दिवाकर, उनके पुत्र सुनील दिवाकर को गोली मार दी जाती है। आरोपी ब्राह्मण समाज के जितेंद्र शर्मा, शर्मेंद्र शर्मा, गजेंद्र शर्मा, उपेंद्र, ज्ञानेंद्र और तमाम लोग आरोपी होते हैं। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, इसलिए तुरंत 2 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आरोपी की और गिरफ्तारी हुई बाद में, गजेंद्र की, लेकिन तमाम सारे नामजद आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। 22 मई को अमेठी के थाना शिवरतनगंज के जैतपुर गांव में
ओम प्रकाश धोबी बनाम ठाकुरों की लड़ाई में धोबी समाज के लोगों को बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तमाम सारे लोग घायल होते हैं, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष सीएम का स्वजाती था तो कार्रवाई नहीं होती है। 21 मई को प्रयागराज के कोरांव इलाके के निश्चिंतपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर के इंद्र बहादुर यादव, रामजीत यादव और रविंद्र यादव तीनों भाइयों, सगे भाइयों की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। महिलाएं और बच्चे बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। हालांकि इसमें जो दूसरा पक्ष था वो भी यादव समाज का ही व्यक्ति थे। 16 मई को कौशाम्बी जिले के गांव रसूलपुर बदलेपुर थाना कोखरा क्षेत्र में राम सुमेर कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा, भोलानाथ कुशवाहा, रामशरण कुशवाहा के परिवार को पप्पू तिवारी और उसके साथियों द्वारा बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है। वजह यह थी कि राम सुमेर कुशवाहा अपने मकान निर्माण के लिए नींव खोद रहे थे। पप्पू तिवारी वहां ट्रैक्टर लेकर निकले तो उन्होंने कहा कि मेरा ट्रैक्टर निकलने में यहां तकलीफ होगी। जब उन्होंने कहा कि हम अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? पप्पू तिवारी बोला, काछियों की इतनी हिम्मत। परिवार के लोगों को बुलाया और लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, फावड़ा, सरिया से पीट पीट कर, तस्वीरें देख रहे हैं, लहूलुहान कर दिया। कौशाम्बी की घटना इसलिए आपको ध्यान करना जरूरी है क्योंकि कौशाम्बी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जिला है। अब पिछड़ों और उसमें भी खास तौर से कुर्मियों के दिमाग के जाले साफ करने के लिए कुछ पुरानी घटनाएं याद दिला देता हूं। योगी राज शुरू होते ही 19 मई 2017 को प्रयागराज के बुधौना नारेपुर गांव निवासी राम जनक पटेल के 25 साल के बेटे अनुज पटेल की हत्या कर दी जाती है। ब्राह्मण समाज के 6 लोगों पर आरोप लगता है। डॉक्टर आर.के. वर्मा जो विश्वनाथगंज से विधायक हैं, पूरी मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी तत्कालिक समय में नहीं होती है। जुलाई 2017 में प्रतापगढ़ में अपना दल के नेता बाकेलाल पटेल के बेटे सूरज पटेल की हत्या कर दी जाती है। वो अनशन पर बैठ जाते हैं। उसमें आरोपी होते हैं विजय कुमार मिश्र, राजेंद्र मिश्र। उन पर अनशन पर बैठने के बाद तमाम सारे समाज के नेताओं के पहुंचने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। बाद में पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाती है। जुलाई 2017 में शाहजहांपुर में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनुरुद्ध पटेल को उनके ऑफिस में घुस करके बीजेपी नेता मनोज तिवारी, राजकुमार तिवारी पिटाई कर देते हैं। इसके बाद अब बचने के लिए मनोज तिवारी अपने घर की एक महिला से अनुरुद्ध के ऊपर आरोप भी लगवा देते हैं। यह सब कुछ उस शाहजहांपुर में होता है जिस शाहजहांपुर के उस समय नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना हुआ करते थे। खूब हंगामा मचा था। इस घटना पर भी आरोपी तिवारी बंधुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 2017 में ही फतेहपुर में फार्मासिस्ट दिलीप पटेल की हत्या की जाती है। झांसी में पीतांबर पटेल के घर में घुस करके ठाकुर समाज के लोगों द्वारा मारपीट की जाती है। प्रतापगढ़ में अपना दल की ब्लॉक प्रमुख कंचन पटेल को मंत्री मोती सिंह धमकी देते हैं। इसके बाद उनके पति को सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। रायबरेली में सुमित पटेल की संजीव सिंह, दान बहादुर सिंह नाम के सीएम के 2 स्वजाती लोग हत्या कर देते हैं। चूंकि आरोपी सीएम के स्वजाती थे, इसलिए इस पूरे मामले को आत्मरक्षा में डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है और स्थानीय प्रशासन इसमें सफल भी हो जाता है। सुमित के और उसके चाचा की मौत हुई थी। इसके बाद भी सुमित के पक्ष के तमाम सारे लोगों को जेल में ठूंस दिया जाता है। जब बाद में तमाम संगठनों का दबाव पड़ता है, इसके बाद भी सुमित पक्ष के ही 8 लोगों को बाद में जेल में डाला गया। बाकी कुछ महिलाओं को छोड़ दिया गया था। जून 2017 में रायबरेली जिले में घटी यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको केस स्टडी की तरह रख लेनी चाहिए क्योंकि यह संपूर्ण जनेऊ नेक्सस का सबसे अच्छा उदाहरण थी। रायबरेली के इटौरा ग्राम की प्रधान हुआ करती थी रामसरी यादव। उनके घर पर हमला करने आए थे 5 गुंडे, जो 5 लोग ब्राह्मण जाति से आते थे। हमला करने के बाद लौटते हुए उनकी गाड़ी एक खंबे से टकराती है, शॉर्ट सर्किट होता है, गाड़ी में आग लग जाती है और 5 लोगों की मौत हो जाती है। अमर उजाला समेत तमाम सारे समाचार पत्र, बगल में आप कटिंग भी देख रहे हैं, पहले इस खबर को इसी ढंग से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाद में ब्राह्मण राजनीति का दबाव पड़ता है तो खबर यह दिखाई जाती है कि ग्राम प्रधान रामसरी यादव और उसके परिवार के लोगों ने इन 5 बेकसूर लोगों को मौत के घाट
उतार दिया है। उस खबर में लोगों के लिए सीखने की बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेश पाठक इसके समर्थन में बोल रहे थे, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी उन लोगों के समर्थन में बोल रहे थे, यहां तक कि समाजवादी पार्टी से स्थानीय विधायक मनोज पांडे उन लोगों के समर्थन में बोल रहे थे और बहुजन समाज पार्टी से सतीश चंद्र मिश्रा उन लोगों के समर्थन में बोल रहे थे। उनमें से एक आरोपी रोहित शुक्ला, प्रमोद तिवारी का जो बेहद करीबी बताया गया था, उस रोहित शुक्ला के ऊपर प्रतापगढ़ में कम से कम 10 मामलों में मुकदमा दर्ज था। इसके बाद भी पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ और हिंदू के नाम पर बने तमाम सारे संगठनों ने सीधे सीधे ब्राह्मण समाज का पक्ष लेते हुए योगी सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर दिया था। इस खबर में सीखने लायक बात यह थी कि ब्राह्मण नेक्सस अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को बचाने के लिए अलग अलग पार्टी के लोग एकजुट हो गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एफआईआर दिखाते हुए बताते रहे कि रोहित शुक्ला जो आरोपी था उसके ऊपर कई मामलों में मुकदमे दर्ज थे। लेकिन इन सारे ब्राह्मण समाज के नेताओं के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य की सुनता कौन है। अब हाल फिलहाल में घटी एक घटना का जिक्र और कर देता हूं, तकरीबन 1 साल पुरानी घटना है। कोराओं में एक घटना हुई थी, पिंटू पटेल की हत्या की गई थी, आरोपी ब्राह्मण समाज के लोग थे। इसलिए पिंटू पटेल के समर्थन में जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था, ब्राह्मण समाज के थानाध्यक्ष ने उन्हीं लोगों को आरोपी बना करके जेल में ठूंस दिया था। इस मामले में भी बहुत बाद में आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी संभव हुई थी। बनारस में दिलीप पटेल की हत्या हो गई थी, आरोपी ब्राह्मण समाज के लोग थे। झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है, अखिलेश यादव उस घटना में मौके तक भी पहुंचते हैं, लेकिन जो फर्जी एनकाउंटर की बात की जा रही थी वो बाद तक फर्जी एनकाउंटर बना रहा। पुष्पेंद्र यादव के परिवार को इंसाफ इसलिए नहीं मिला क्योंकि अखिलेश यादव जाति देख करके मौके पर तो पहुंचे थे, उस लड़ाई को पिछड़े वर्ग की लड़ाई नहीं बना पाए थे और खुद भी अपने पिता मुलायम सिंह की तरह उस मामले पर ना कोई धरना प्रदर्शन कर पाए थे और ना ही कोई आंदोलन चला पाए थे। दिखावे के लिए थोड़े समय में गांव जरूर गए थे, लेकिन उसको आंदोलन की शक्ल नहीं दे पाए थे और वहां से लौट करके आ गए थे। बदायूं में इसी दौरान ब्रजपाल मौर्य की मौत होती है। बदायूं की सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के होने के बाद भी बदायूं में ब्रजपाल मौर्य की मौत पुलिस कस्टडी में हुई, लेकिन परिवारीजनों को आखिरी तक न्याय नसीब नहीं हुआ। इसी सब के बीच में नीटू जाटव की भी मौत होती है। नेशनल जनमत ये नहीं कहता कि यही वो प्रमुख घटनाएं हैं जो योगी सरकार के बनने के बाद घटी हैं, लेकिन 5 घंटे की मेहनत के बाद मैंने चुनिंदा खबरों को खोज करके निकालने की कोशिश की है जो योगी सरकार के बनने के बाद सवर्ण समाज के लोगों ने पिछड़े और दलित वर्ग पर हमलावर होने की कोशिश की है और जाति श्रेष्ठता कायम करने की कोशिश की है। नेशनल जनमत लगातार ये कहता रहा है कि आप हिंदुत्व को मजबूत करेंगे तो उसका मतलब है कि ब्राह्मण सत्ता को और सवर्ण सत्ता को काबिज करने के लिए आप वोट कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। नेशनल जनमत बार बार आप लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि आप लोग कब कब हिंदू हैं। इसलिए नेशनल जनमत आप सभी लोगों से अपील करता है कि बिना राजनीतिज्ञों का मुंह ताके हुए, इसलिए क्योंकि उनको तो अपनी राजनीति करनी है, हमें धरातल के स्तर पर संपूर्ण पिछड़े और दलित वर्ग में एक दूसरे के प्रति सिंपैथी और यूनिटी लागू करनी पड़ेगी। अगर हम नीचे नीचे स्तर पर एकजुट हो जाते हैं तो राजनीतिज्ञों की मजबूरी होगी कि जो हम कहेंगे वही वो करेंगे। अभी हो ये रहा है कि हमारे आपके जैसे लोग सवाल उठाते हैं तो पिछलग्गू लोग एक एक लेटर दिखा करके उन बातों को काटने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग तमाम सारे लोग एकजुट हो जाएंगे, इन नेताओं पर सवाल उठाएंगे तो इनकी मजबूरी हो जाएगी, ये सड़क पर भी उतरेंगे, जाम भी लगाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और धरना भी देंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है